बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और आज है 24 अगस्त। बारिशों का जहां तक ताल्लुक है, हल्की से तेज फुहार और सुना है शाहजेब भाई आप। अच्छा, वैसे मेरी तरफ तेज हो रही हाँ, थी ये क्या और रात को में? 2 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने बाहर देखा कि वाकई बारिश बहुत तेज हो रही थी। हाँ। और फिर मैंने कहा ये तो चलेगी सुबह तक, जैसे कि जवाद मेमन साहब ने बताया भी था कि इम्कान है कि एक स्पेल ऐसा आएगा मजबूत सिस्टम वाला। तो मैं तो डर गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुबह वो काफी हल्की हो गई थी। लेकिन रास्ते में पूरा जो अभी भी हमारे चारों तरफ अगर आप देखें, सिवाय हमारे बाकी सब जो है ना वो भीगे भीगे चल रहे हैं क्योंकि हमें ऑन एयर आना था। और हमने जो है ये भी खबर आई है कि हल्की से तेज और फिर तेज से हल्की रात से चल रही है ना, मुसलसल चली जा रही थी। लेकिन ये था कि अभी हम जब मेकअप रूम से यहाँ तक आए तो हम लोगों ने अम्ब्रेला पकड़ लिया। शाहजेब ने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैंने मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे, ऑन एयर जाने वाली बात है। बट देन अगेन इस मौसम के साथ साथ जैसे शाहजेब ने हाँ मौसम के साथ साथ पकौड़े होने चाहिए। सुबह से पकौड़े याद आ रहे हैं शाहजेब को, लेकिन कोई बात नहीं, पकौड़े तो आ जाएंगे, हौसला रखते हैं हौसला। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम का आगाज है वो हम करेंगे सुबनामा के साथ। और प्रोग्राम की जो पहली सुबनामा की खबर है वो है खातून जज को धमकी देने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल, और 31 अगस्त को जाती हैसियत में अदालत में तलब भी कर लिया है। 3 से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। जबकि समाअत शुरू होने पर एडवोकेट जनरल ने इमरान खान की जो तकरीर है वो पढ़कर सुनाई भी है बाकायदा तौर पर पूरी। हाँ, उसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ के सुनाया है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने लेकिन उस पर ये कहा ना, उन्होंने रिमार्क्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि वजीर आजम रहने वाले लीडर से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। ये रिमार्क्स दिए गए जब उन्होंने वो तकरीर पढ़कर सुनाई जस्टिस साहब को। कोर्ट फैसला देगा तो क्या उसके खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ क्या बयान शुरू कर देंगे। तो उनका जो है वो ये मकसद था। साथ में मैंने ये भी देखा कल इमरान खान साहब ने कहा हम हारने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और मुल्क की बेहतरी की जहां तक होगी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मैं जो हूं चुप नहीं बैठूंगा। ऐसा करके उनके 2-3 बयान मैंने देखे कल रात में और वो आ रहे थे टिकट्स में। लेकिन साथ साथ अगर हम उसकी बात करें, इस पे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, बिल्कुल आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि एक बिजली का झटका जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, और अब मुल्क में शहर शहर में बिजली के बेतहाशा बिलों और जो हम देख रहे हैं कि मजीद टैक्सेस आयद किए गए हैं, उसकी वजह से जो एहतजाज है वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए जा रहे हैं जिसमें हमने बुजुर्गों को भी देखा, खवातीन को भी देखा। और क्यों ना देखें, लोग इस वजह से परेशान हैं। जब आप हर माह बिजली के बिल में इजाफा कर देंगे, टैक्सेस की मद में या मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की जाती हैं उसकी मद में कर देंगे, लेकिन लोगों का क्या बनेगा जब उनका बिल 5,000 से 10,000 पे चला जाएगा, 10,000 से 15,000 पे चला जाएगा। मेरी काम वाली कल ये बता रही थी कि हमारे घर में सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, सिर्फ 2 पंखे, क्या बिल आता है और एक फ्रिज चलता है और उसका 8,000 रुपए का बिल आया है। तो वो कह रही है मेरे घर में कोई एसी नहीं है, मेरे घर में कोई और ऐसी कोई चीज नहीं है, हम कोई इस्त्री इस्तेमाल नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ 2 पंखे, 1-2 लाइट और 1 फ्रिज का हमारा 8,000 का बिल आया है। तो इस तरह रावलपिंडी में लोगों ने जो है वापडा के ऑफिस का घेराव कर लिया। अब क्या फिर ये करना शुरू करते हैं? बुजुर्ग और खवातीन, बच्चे सब लोग शामिल थे उस घेराव में। और साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर महंगाई के खिलाफ जो है वो धरना भी दिया गया। अब यही कर रहे हैं हम, बारिशों में जाके हमारे यहाँ घरों में जो है वो पानी भर रहा है और हमें जाके फिर जो बिजली का जो हमारे ऊपर एक बड़ा तूफान है और हमारे ऊपर पहाड़ है। अमीर जमात इस्लामी शाजुल हक साहब ने भी जो है वो शिरकत की इस हवाले से इस धरनों में। दीगर शहरों में भी एहतजाज के दौरान जो है लोगों ने काफी ज्यादा जो है वो सड़कें भी बंद की, एहतजाज भी किया, अपना रिएक्शन भी दिया और ये भी बताया कि जी हम इस तरह, लेकिन क्या करें जैसे हम लोग मतलब बड़े मजबूर है काम, लोग वाकई मजबूर हो चुके हैं, अब शिकायत भी कर चुके हैं और अब उनके पास यही ऑप्शन रह गई है कि वो सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें, अपना जो मुतालबा है वो सामने रखें हुकूमत के, ताकि उसको पूरा किया जाए। लेकिन खैर पूरा करेगा कौन, उनकी बात सुनेगा कौन, सवाल तो ये पैदा होता है। बिल्कुल सही। और अब्दुल्ला भाई के हाथ में जो कप लग रहा है ना वो चाय का, वो इतना गरम गरम है ना, साथ में मुझे लग रहा था उनके ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम चाय। आप उसी चाय के साथ प्रोग्राम में आगे आपको बताते हैं सुबनामा में हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए जनाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो है बुलाने का फैसला कर लिया है। कल भी बताया था, कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा कि बड़े अफसोस के साथ हम लोग, उन्होंने कहा कि रिलीफ होगा, काफी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट्स भी किए। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस की बात यह है कि हर अनाउंसमेंट से पहले हमें IMF से इजाजत लेनी पड़ती है, हमें IMF से पूछना पड़ता है, उन्होंने कहा इस हवाले से। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कौम से सलाह मुतासरीन की इमदाद की अपील की और कहा मुल्क में बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। ऑफकोर्स प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त में हमें अपने एक दूसरे का साथ निभाने की बेहद जरूरत है और हमें एक बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त में हमें एक होना पड़ा है। ये बड़ी अहम बात है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल बाकायदा आगाज करते हैं। और क्योंकि हमने सबसे पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था कराची का, बारिशों का, तो कराची की ही एक और खबर है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। कराची के अवाम सड़कों, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स की तबाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और क्यों ना करें। जब उनको इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी सड़कों पर तो वो मुतालबा तो करेंगे और ये तो अच्छी बात है कि मुतालबा कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ तो बने। लेकिन क्योंकि मुबैना तौर पर सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, इसकी असल कहानी क्या है ये पहले हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज हैं फरीद आलम उनसे, और फिर खैर आगे ही बढ़ेंगे प्रोग्राम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ KMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि कराची के एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उनके नुमाइंदे मेरे साथ हैं। कराची में हालिया बारिशों के दौरान जो टूट फूट मची उसके असल जिम्मेदारों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बारिश हुई और शहर की तमाम सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। उसकी असल वजूहत क्या हैं? होता यह है जब KMC या दीगर महकमों की जानिब से, सिंध लोकल गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट या KDA की जानिब से जब सड़कों के या बिल्डिंगों के ठेके दिए जाते हैं तो उसके अंदर बड़ी बदउनवानियों का, बेकायदगियों का मुजाहरा किया जाता है, जिसकी वजह से जब ठेकेदार को ये काम मिलते हैं तो ठेकेदार काम शुरू करने से पहले ही एक वाफिर रकम बतौर तोहफ़ा, बतौर नजराना अफसरान को दे चुका होता है, जिसके बाद ठेकेदार के लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो मुकम्मल तौर पर वो अपना काम अंजाम दे सके, मियारी सड़क बना सके या मियारी बिल्डिंग बना सके। इस वक्त मौजूद हैं सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक बारिश हुई और शहर की सड़क की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो सलामत हो। आखिर वजह क्या है कि शहर की सड़कें चंद माह के अंदर ही खंडरात में तब्दील हो जाती हैं। मैं राहिल शहजाद, सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन। मैं आपको बताना करूँ कि जो भी हम टेंडर लेते हैं उसमें हमें टेंडर से लेने तक, बिल पास कराने तक तकरीबन 50% हमें किकबैक देना पड़ता है। अगर हमसे वो किकबैक कमीशन जिसको कहते हैं वो ना लिया जाए और तो हमारी रोड की मेयार बहुत बेहतर हो सकती है। इसी वजह से आप पूरे शहर को देख रहे हैं जो खंडर में बना हुआ है। ये सरकारी अफसरान और जो हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ है वो काम देने के 10 से 15% लेते हैं। हमारे उसके बाद बिलिंग जब आती है तो बिलिंग में 20% तक कमीशन लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा टैक्सेस के नाम पे एक बोझ आ गया है, 7% इनकम टैक्स और 5% SRB, जबकि SRB से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमें जब 50-52% जब हम टैक्सेस और रिश्वत की मद में दे देंगे तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या उसका मुस्तकबिल होगा, ये आप खुद बेहतर जान सकते हैं। पिछले 2-3 साल की शुरू की हुई स्कीमें पूरी नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि पैसे नहीं आ रहे थे। पैसे मई के महीने में आए और जून से पहले यूटिलाइज़ करना, इतने कम टाइम में जो भी सड़क बनी उस पर कॉम्पैक्शन नहीं गई। कॉम्पैक्शन की हालत ये थी कि बस हम आज गेड़ा डालें और कल कारपेट कर दें, क्योंकि ये कि उसकी पेमेंट लेनी थी, उसमें काम सही नहीं हुआ, क्वालिटियाँ ख़राब हुई। दूसरा सबसे बड़ी वजह कि ईरानी डामर जो है वो अलाउ कर दिया बाकायदा, जबकि उसके ऊपर बनी हुई सड़क, ये तजर्बा है कि उसकी बनी हुई सड़क 2 महीने 4 महीने के बाद टूट जाती है। किक बैक को ही एडजस्ट करने के लिए मटेरियल नाकिस हो जाता है ना। किक बैक जो भी जाती है उसको आपने एडजस्ट काम से ही करना है, कोई ठेकेदार अपनी जेब से थोड़ी देगा। तो वो पैसे एडजस्ट करने के लिए काम की क्वालिटी ख़राब होती है और उसकी वजह से उसकी काम जो है, जैसे ही छोटी सी भी बारिश होती है तो सब बह जाता है। ये जो शेड्यूल है ये पुराना है, 2012 का है और रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि नए शेड्यूल पे टेंडर कराए जाएं और किक बैक जो रिश्वत के तौर पे है उसको जो है वो कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। जी, ये थे सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे थे, जिनका कहना यह है कि किक बैक्स अगर बंद कर दिया जाए तो म्यारी काम हो सकता है। जबकि आज जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से NIT की गई 1.5 अरब रुपए के कामों की जो पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे, शहर उधड़ता रहेगा, तरक्याती काम होते रहेंगे और अफसरान अमीर से अमीरतर होते चले जाएंगे। जी।
तो आपने ये देखा ऑब्वियसली जिस हवाले से जो अब शहरी प्लान कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया फैजान साहब, हमारे रिपोर्ट 92 न्यूज़ आपने हमें अपडेट किया। और अब जरा हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत का जो मिनी बजट है वो आ गया है। ऑर्डिनेंस के जरिए जनाब 70 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स जो हैं वो आयद कर, मुबारक आपको बहुत बहुत, आपको भी बहुत मुबारक। बिजली के कमर्शियल बिलों पर नया सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है। 20,000 रुपए से कम बिल पर 5% और 20,000 रुपए से जायद बिल पर 7.5% सेल्स टैक्स लगेगा। इसके साथ हम दरामदी गाड़ियों के हवाले से अक्सर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने इसके सेगमेंट्स भी किए, बाकायदा तौर पर इसका खदशा जाहिर किया जा रहा था क्योंकि दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 600% तक बढ़ा दी गई है, लेकिन दरामदी गाड़ियों पर। अच्छा, ओके, वैसे सही बात है दरामदी गाड़ियों पर। लेकिन अगर हम बात करें तंबाकू के हवाले से, तो तंबाकू पर सेल्स टैक्स 10 रुपए बढ़ाकर 390 फी किलो मुकर्रर। सिगरेट पर भी टैक्सों में इजाफा हो गया है। टैक्सेस क्या असर दिखाएंगे, क्या इसका रिएक्शन आएगा, अवाम क्या तंबाकू नोशी छोड़ देगी या फिर गाड़ियां इस्तेमाल करना कम कर देंगी, ये क्या होगा, लेकिन फिर क्या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसका हाफ ग्लास फुल देखा जाए ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोग गाड़ियों का इस्तेमाल अगर छोड़ देंगे तो उनको हेल्थ का होगा कि हेल्दी होना चाहिए। पता है कल वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कल हम जब प्रोग्राम में तज्जिया ले रहे थे इस हवाले से, तो वो ये बात कर रहे थे कि आप मुकम्मल इंपोर्ट पर इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते, और उसमें होगा ये कि जब आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी तो जो बाकी ममालिक हैं वो एतराज करेंगे, फिर आपकी एक्सपोर्ट भी कम होगी, फिर वो आपके आइटम्स खरीदने में भी एक्शन का रिएक्शन आता है, हर एक्शन का रिएक्शन आता है। और इस एक्शन का क्या रिएक्शन आएगा, ऑब्वियसली प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद हमारे साथ माहिर मशियात शामिल होंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक एज ऑल वन ऑफ आवर फेवरेट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इन तमाम टैक्सेस के लगने का डॉक्टर साहब क्या सिनेरियो होगा, क्या रिएक्शन आएगा? सबसे पहले ये बताएं, 70 रुपए से ज्यादा जो है नए टैक्सेस, इस फैसले को अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहते हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग। असल में मुझे अफसोस भी होता है कि जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब भी न्यूज़ नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, तो अफसोस के साथ ये कि वो उस जो भी बात आप कर रही हैं उसके स्पेसिफिकली टैक्सेस के हवाले से, तो उसके बहुत अच्छे असरात अवाम के ऊपर साबित नहीं होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब अगर प्रेजेंट आप लेवल देखें यूटिलिटी बिल्स का और उनकी जो यूनिट्स की अमाउंट देखें, तो ये उसमें दैट विल प्रूव एज अ नेल इन द कोफन, लास्ट नेल इन द कोफन। आप देखेंगे अभी आज की जो आपकी यूटिलिटी रेट्स हैं उनके मुताबिक अगर आपकी बिजली की कंजम्पशन इवन 75% पे है, अगर आपने 25% 30% कंजम्पशन कम भी कर दी थी, तो उसके बावजूद आपके जो बिजली के बिल है वो ज्यादा आ रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये कि हम बात कर रहे हैं, हम रो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो आप ये देखेंगे जो हमारी पहली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि कोई कई गुना बढ़ चुकी है, तो जब ये टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज होंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी और फिर महंगाई किस तरह से किस हद तक आपकी वो बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्विन ब्लेड है। एक तरफ तो महंगाई आएगी, दूसरी तरफ आपकी अपने जो बिजली के बिल हैं, जो दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं, वो एकदम से साहब जैसे कि आप कह रहे हैं महंगाई की एक लहर आएगी। खैर इस पे हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट समझना चाह रहा था आपसे, गुज़िश्ता रोज इस पे बात भी हो रही थी, मैं चाहता कि आप इस पे रहनुमाई फरमाएं कि ये बात हो रही थी कि जिस तरीके से अब इंपोर्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, उससे जाहिर बात है हमारी इंपोर्ट्स में बहुत कमी आ रही है, फिर पहले बैन भी लग गया और कमी आ जाएगी। क्या आप समझते हैं ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स कम हो जाना भी मुल्क को नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि बाकी ममालिक तो फिर कहेंगे कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ज़ाहिर है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम दीगर ममालिक से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आइटम्स हैं जो खरीदते हैं। जी बिल्कुल, इसमें देखें जो हमारी इंपोर्ट की पाकिस्तान में 2-3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक हमारी इंपोर्ट्स है जो कि रॉ मटेरियल्स और मशीनरी से रिलेटेड है। अगर इस तरह की इंपोर्ट हमारी कम होती है तो ये यकीनन हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल साबित होंगी। और जो कि हो रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि हमारी रॉ मटेरियल की, मशीनरी की इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ गए हैं या हमारे अच्छे खासे प्रोसेसेस मुश्किल कर दिए गए हैं जिसकी वजह से मुश्किल आ रही है। दूसरी हमारी लग्जरियस आइटम्स की इंपोर्ट हम WTO के, क्योंकि हम पाकिस्तान सिग्नेटरी है, तो हम उनको बैन नहीं कर सकते जैसे पहले गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसके आप टैक्सेस, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब बढ़ा रही है। तीसरी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में क्रूशियल है, वो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, जो आपकी बुनियादी अशिया है उनकी इंपोर्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रही। जहाँ पे ये कहा जाता है कि हम सिर्फ लग्जरियस आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, वहीं पे
रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, इक्विपमेंट्स के ऊपर भी और मेडिसिन के ऊपर भी जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो लगाई जा रही हैं, या कम से कम उसको प्रॉपर्ली कैटेगराइज नहीं किया जा रहा। ठीक। इस वजह से हमारी ब्रॉड बेस्ड वो इंपोर्ट्स जो कि इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं वो भी बहुत शदीद मुतासिर हो रही हैं। राइट। अच्छा शुरात भाई, मुझे एक बहुत आम आदमी वाला सवाल करना है, आप ये ना कहिएगा कि देखो कितना पागल वाला सवाल कर रही है, लेकिन मुझे आपका इंतजार था, मैंने कहा आप आएंगे तो पूछूंगी। कल ये जरा हेडलाइंस जो है ना बड़ी हमारे खबरों में भी थी और आज अखबार में भी है कि 1.71 सार्फिन के लिए बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म। ये 1.7 करोड़ जो सार्फिन है ये कौन है? मतलब मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज समझाएं, एक आम आदमी को समझाएं। देखिए ये आम आदमी ही है जो जिनको फ्यूल एडजस्टमेंट के जो चार्जेस जो वो आम आदमी उसकी कैटेगरी खास की है जिनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो खत्म किए गए। Exactly. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मैं पहले भी प्रोग्राम के शुरू में भी यही बात कर रहा था, मैं उसको दोहराऊंगा कि इस वक्त अगर आप यूटिलिटी बिल्स के ब्रेकअप को निकालें तो जो कॉस्ट प्लस प्राइस जो हम एक्चुअली पे करते हैं उसके साथ साथ उतनी अमाउंट में हम या उससे ज्यादा अमाउंट में हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है टोटल। और अगर आप आगे मतलब आज फॉर एग्जांपल आप अपनी बिजली का या गैस का कोई भी आप बिल उठाएं उसको देखें कि पिछले साल आपने कितना बिल पे किया था और कितनी कंजम्पशन की थी। जी बिल्कुल। अगर आज आपने आधी भी कंजम्पशन की है तो आप उतना ही बिल पे कर रहे हैं, उससे ज्यादा बिल ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, उससे ज्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम मुसलसल IMF की शराइत पर पेशगी इकदाम उठा रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ करने से ये सब इकदाम हमारे हक में रहेंगे या नहीं रहेंगे? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। मैंने कहा हम मुसलसल IMF की शराइत पर पेशगी अमल दरामद कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये इकदाम हमारे हक में रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए IMF के जो बेशतर इकदाम हैं उससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसमें काफी हद तक टाइटनिंग, यानी कि वो आप ये समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो कि अनफेवरेबल हैं, ये कड़वा घूंट है हमारे लिए, लेकिन वो कड़वा घूंट हमें पीना है क्योंकि IMF ने बहुत लिंगर ऑन कर दिया। अब हमारी ऑप्शन है, उन्होंने इसके बावजूद कि सारी चीजें तकरीबन अब फाइनल हो गई हैं, लेकिन अब भी काफी लिंगर ऑन होती चली जा रही है और IMF हमें वॉच एंड सी की स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि किस हद तक वो, मेरा ख्याल ये है कि IMF 110% अपने पॉइंट्स पे अमल करवाने के बाद ही जो हमें इंस्टॉलमेंट है वो देगा। वही ना, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अफसोस की बात यह कि हमें हर चीज के लिए जो है ना वो इजाजत लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। अब इतलात ये भी आ रही है इम्पोर्टेड मोबाइल के भी हवाले से शुजात भाई के इम्पोर्टेड मोबाइल की भी जो है वो इस्तेमाल में कमी लाने की एक कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में पिछले चंद सालों में इम्पोर्टेड मोबाइल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा पहुंचा है और पाकिस्तान की, वैसे ही आपने देखा कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिलसिले में, तो अब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि लोकली असेंबल्ड मोबाइल फोन को, आपको शायद इल्म होगा कि पाकिस्तान में भी अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए बड़ी कंपनी। जी जी। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि वो लोकली असेंबल्ड मोबाइल फोन को, उनकी डिमांड को बढ़ाए और उसके लिए इम्पोर्टेड मोबाइल उनके ऊपर टैक्सेस, मैं आपको पहले से ही बता दूं, बल्कि ये 50% से लेके 100% तक टैक्सेस लगते हैं। तो जो मोबाइल आज आपके पास 1 लाख रुपए का है वो 1.5 लाख का 2 लाख तक उसकी प्राइस जा सकती है, मे बी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो ये गवर्नमेंट के प्लान में है और इससे अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे, स्पेशली वो लोग जो कि आए रोज हर 2-4 महीने के बाद नया मॉडल मोबाइल फोन का चेंज करते हैं, उनके लिए तो ये काफी मसला होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो हो गई और जिस तरीके से टैक्सेस हम नए देख रहे हैं उसके बाद मिनी बजट के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि महंगाई की एक नई लहर आएगी, लेकिन फिर सर एक और स्टेटमेंट हमारे सामने आई जो कि साबिक वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने कहा कि पहले अगर चांसेस 20% थे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के तो वो अब 28% हो गए हैं। सर क्या अब भी ये तमाम इकदाम देखने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद भी ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए जो पाकिस्तान की का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हम किसी चीज को भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करूंगा इस हवाले से। जो डिफॉल्ट होने का लेवल आज से 1-1.5 महीना या 2 महीने पहले था, आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस करते थे, वो अब नहीं है। बहुत सारी चीजें काफी तक स्टेबल है। उसमें एक बड़ी चीज है कि IMF ने हमें एग्री कर लिया, तो IMF के एग्रीमेंट की वजह से काफी सारे जो इंटरनेशनल दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं या जो दूसरे कंट्रीज हैं उनका ट्रस्ट हम पे काफी हद तक बहाल हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल तो यह है कि हम डिफॉल्ट तो भी हो सकता है, हम स्पेशली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे
चांसेस ऐसा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता से वो पहले से भी बढ़ गई। क्योंकि कल ये भी कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कि अब हमारा खतरा टल गया है, अब खतरे की घंटी जो है वो टल चुकी, इस तरह आपने भी फरमाया। साथ में ये भी आया कि अब हम जो है अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो अगर आप समझते हैं शाद भाई कि अब सिचुएशन के बाद हम कहीं बेटर सिचुएशन में आने वाले हैं, तो कितने टाइम में? बस मुख्तसरन ये जवाब दीजिएगा अगर हो सके। शुक्रिया। असल में जो अभी जो रेन एक्सपीरियंस कर रही है और जो पाकिस्तान में ब्रॉड बेस्ड रेन हुई है और जो सोने पे ये सुहागा, इसने तो हमारी जो आगे वर्स्ट कंडीशन थी उसकी बिल्कुल ही सारी चीजें जो है ना, आप समझें कि इट हैज शेकन अस फ्रॉम द रूट्स। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अगर रिकवर करना था 2 साल में, तो अब शायद इस रेन की वजह से ये सप्लाई चेन इश्यूज आ गए हैं, मेरे ख्याल में ये 6 महीने साल और लग जाएगा और अब ज्यादा चैलेंज हमारे लिए बढ़ गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आपने देख ली है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, ऐसी मची हुई है, कमर की, गर्दन की, सर की हालत खराब हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाद मुबारक हमारे साथ मौजूद थे और तजिया दे रहे थे, माहिर मुआशियात हैं, इस हवाले से कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के अभी कोई ऐसा चांसेस नहीं है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए 1 माह या 1.5 माह पहले तो उससे ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन खैर इस वक्त जो नए टैक्सेस आयद किए गए हैं उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि महंगाई की एक नई लहर आएगी। यहाँ पर लहर आई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं और मजीद सेगमेंट शामिल करते हैं। क्या बात? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अब आपको ये बताएं कि मुल्क में पोलियो से बचाव के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और वो वक्त अब दूर नहीं है जब इन कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान को हम ये कहेंगे कि ये पोलियो फ्री पाकिस्तान है। और खास तौर पर इसमें हमें कामयाबी मिलेगी भी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पोलियो का अमला और जिस तरीके से तमाम टीम्स कोशिश कर रही हैं। और हमने 2021 में देखा भी कि तकरीबन 1 या आई थिंक 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे पूरे साल में। तो आई थिंक और आई होप कि ये बहुत जल्द पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। और वो वाली बात है कि इनका टैगलाइन भी बड़ा ही स्ट्रांग है कि अपने बच्चे को आज बचाना है अगर कल उसको चलाना है। तो इस तरह करके ऑब्वियसली आप जब देखते हैं अपने मुल्क में एक बड़ी खुशी की लहर आई कि जब पोलियो खत्म होने लगा और हमने कहा सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद जो है इस तरह के सैंपल्स नजर आना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। उस नेग्लिजेंस को जो है वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है ताकि इसका जड़ से पाकिस्तान में खात्मा हो जाए। बिल्कुल, और पोलियो से मुताल्लिक आगाही और पोलियो से बचाव के खतरों की अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इंसदाद पोलियो प्रोग्राम फोकल पर्सन डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब ने। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है और लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोलियो फैलने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं, ये वायरस कैसे फैलता है? जी, ये पोलियो वायरस जो है ये इंसानी फुजले में खारिज होता है और उसके बाद ये बाहर माहौल में रहता है। उसके बाद दूसरे बच्चे में ये उसकी खुराक की नाली के ज़रिए दाखिल होता है, मुंह के ज़रिए खुराक की नाली में दाखिल होता है और उसके बाद जाके आंतों में जाके उसके नशो नुमा पाता है और उसके बाद उसको उसकी वजह से जो वो बच्चा होता है उसको बुखार वगैरह होता है और उसके बाद ये वायरस दोबारा वो बच्चा अपने फुजले में उसको खारिज कर देता है। सो इसका एक ओरोफिकल रूट है कि फुजले से खारिज होती है और मुंह के जरिए ये वायरस जो है ये दूसरे बच्चे में जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी यहाँ पर इस सवाल के सिलसिले में बनता है और वो ये कि पोलियो के वायरस की जो एक सिम्टम्स होती हैं या वाज़े यकीनी अलामात क्या होती हैं, लोगों की नॉलेज के लिए ज़रा इधर भी रहनुमाई फरमाइएगा। जी जी, जो इब्तदाई सिम्टम्स होते हैं वो तो किसी भी दूसरी बीमारी की तरह ही होते हैं कि अगर ये वायरस जो है वो अटैक करता है तो उस बच्चे को फौरी तौर पे सडन जो हाई ग्रेड फीवर होता है उसके साथ उसको सर दर्द, गर्दन में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं जो एक आम नॉर्मल हाई ग्रेड इन्फेक्शन
इन्फेक्शन की वजह से किसी बच्चे में या किसी भी बड़े को दाग होती हैं, वही अलामत होती हैं। लेकिन उसके बाद होता ये है कि ये एक मिथ क्लियर करने की ज़रूरत है कि अगर 100 बच्चों को ये इन्फेक्शन गया है, हुई है, वायरस गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि 100 के 100 ही वो मफलूज हो जाएंगे। 90% जो लोग होते हैं वो उनकी कुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होती है, वो इससे रिकवर कर जाते हैं। सिर्फ 2% लोग होते हैं जिनमें ये वायरस जो है वो उसमें कामयाब होता है, और जिसमें वो ये कामयाब होता है उस बच्चे में टांगों में या बाजुओं में कमज़ोरी हो जाती है, और वो जो कमज़ोरी होती है, फालज होता है, वो फिर मुस्तकिल होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जो अलामात हैं वो पोलियो होने के बाद जाहिर होती हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ऐसे ही होता है? जी, अलामात जो हैं वो पोलियो इन्फेक्शन होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि जब इन्फेक्शन होती है तो वो बुखार वगैरह होता है, और अगर उस बच्चे में कुव्वत मदाफ़त कम हो, उसने ज़्यादा दफ़ा कतरे ना पिए हों या बिल्कुल ना पिए हों, तो फिर ये वायरस उसमें डोमिनेट कर जाता है और उस बच्चे को टांगों में, बाजुओं में, फेफड़ों में, जिस्म के किसी भी हिस्से को, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और उस हिस्से की नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए जिस भी हिस्से की टांगें हों, बाजू हों, लंग्स हों, जिस भी हिस्से के वो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, मफलूज हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, इस बीमारी के दौरान डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे क्या पिलाए जा सकते हैं या दी जा सकती है वैक्सीन, जैसे कि मसलन मौसमी बुखार हो, नज़ला हो, खांसी हो वगैरह वगैरह? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है बाज़ लोगों में ये भी क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर एक बच्चा बीमार है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुव्वत मदाफ़त ऑलरेडी कम है, और अगर इस बीमारी में उस पर पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया तो उसको पोलियो होने के चांसेस सेहतमंद बच्चे की निस्बत ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी को कोई नॉर्मल बीमारी है, बुखार है, खांसी है, तो वो उस बच्चे को कतरे पिलाना एक हेल्दी बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर सेफ़ है और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसान नहीं है, और आप बीमारी की सूरत में भी उस बच्चे को ये कतरे पिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन में ये खदशात खैर होते हैं और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये कतरे पीने से, पोलियो से बचाव के कतरे पीने से उसे कुछ मनफी असरात होंगे। मैं चाहता हूँ आज प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपकी तमाम बातें क्लियर कर दें कि ये तमाम बच्चे ये कतरे पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इससे कोई मनफी असरात हैं। जी, बहुत से मिथ हैं लोगों में, मिसकंसेप्शंस हैं। बाद लोग समझते हैं कि इसमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी की दवाई मिलाई गई है। ये वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होती है। यही लेबॉर्ट्री वैक्सीन है जो पूरी दुनिया में बशमूल तमाम इस्लामी ममालिक वहाँ पे यूज़ की गई है। अभी भी जिन जिन मुसलमान ममालिक में, इजिप्ट में और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे ये वायरस फिर फैल रहा है, यही वैक्सीन यूज़ की जा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाज़ लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तमाम दुनिया से तमाम जैद उलमा जो हैं वो इसका फतवा दे चुके हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है और अपने बच्चों को बीमार होने से रोकना उस बच्चे का हक है। जो बच्चा इस दुनिया में आया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक हेल्दी लाइफ दे सकें ताकि वो दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सके। कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे पोलियो वर्कर्स, और हम हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनको सराहते हैं, उनकी हिम्मतों को। और इस तरह वो चाहे मौसम क्या और हालात क्या, उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को पोलियो से डॉक्टर साहब जो है वो निजात और छुटकारा जो है वो हासिल करने के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वाकई में थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए प्रोग्राम में और वाकई में बिल्कुल। और जिस तरह आप अमले का जिक्र कर रही हैं तो वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि इनकी जो टैगलाइन है खासतौर पर पोलियो बचाओ की,
वो बड़ी अहम है और सुनने लायक है कि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। और इसी बात पर यकीन करते हुए हमें ये सोचना है, समझना है तमाम वालिदैन को, तमाम लोगों को, पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं, कि उनके बच्चों को ये पोलियो के कतरे पीना लाजिम है अगर उनको पोलियो से बचाना है, पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। आज फैसला करना है, ये सोच लीजिएगा कि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। इस वक्त के बाद शादी माइक चल रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और हम प्रोग्राम कर रहे हों, हम जिंदगी में आजकल कोई भी काम कर रहे हों, हमारे घर के फैमिली ग्रुप्स भी हैं व्हाट्सएप पर, हमारे ऑफिस के ग्रुप भी हैं, और अब एक व्हाट्सएप के ऊपर इतने ग्रुप्स शो हो रहे होते हैं माया कि समझ नहीं आ रही होती किसमें से मैसेज आ रहा है, लेकिन इसका फायदा बहुत हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ पे तो मैं बहुत खूबसूरती के साथ एग्जिट कर जाती हूँ और कुछ पे हमें उसको साइलेंट पे लगाना पड़ता है ज़्यादा। लेकिन इस व्हाट्सएप को अब इस्तेमाल करना लाजिम हो चुका है, और इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के साथ साथ इसको हम कहेंगे ना मुस्बत तरीका इसका ये इस्तेमाल करने का, कि अब जो पुलिस है, खासतौर पर पंजाब पुलिस, वो भी कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों की शिकायत उन तक पहुंचे, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है। अमेजिंग। पंजाब पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 0331787187 पर पुलिस की तमाम सर्विसेज व्हाट्सएप पर दस्तयाब होंगी। इसी पर मजीद हमें बात करने के लिए लाहौर से ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस वकास नजीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो शिकायत के अंदराज का सिस्टम शुरू किया गया है, बहुत अच्छा कदम है, अप्रिशिएट करते हैं। जरा सा इसका मकसद भी बताइएगा, फिर इसकी मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। जी, बुनियादी तौर पर कल IG पंजाब ने दो नए ऐप्स का या दो नई सहूलियात का इफ्तिताह किया है। उनमें से पहली वही है जिसका आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए पंजाब पुलिस से मुताल्लिक मामलात खा वो पाकिस्तान के अंदर से हों या बैरून मुल्क हों, तमाम पाकिस्तानी शहरी पंजाब पुलिस की सर्विसेज से ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी हमारी व्हाट्सएप सर्विस है, ये हमारी एक वन विंडो फैसिलिटी है। हमारी 15 सर्विसेज जो ऑनलाइन हैं उन तक रसाई इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए की जा सकती है, और वहाँ जाके आपको जो भी सर्विस चाहिए हो, खा वो FIR दर्ज कराना हो, खा वो अपने घरेलू मुलाजमीन की वेरिफिकेशन करना हो, खा और मालूमात हासिल करना हो, वो सारी की सारी मालूमात आप घर बैठे इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हासिल कर सकते हैं। वकास नजीर साहब, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से, लेकिन मुझे याद है वो वक्त भी जब रेस्क्यू 1122 का आगाज हुआ था और एक रिपोर्ट सामने आई थी कि फेक कॉल्स की तादाद ज्यादा थी रियल कॉल से। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जाहिर बात है कुछ लोग जो हैं वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर फजूल मैसेज शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से जो असल मुतासर लोग होते हैं उनकी शिकायत नहीं पहुंच पाती पुलिस तक। तो इसके लिए खास तौर पर कोई स्टेप लिया गया है कि जाहिर बात है इस पे लातादाद मैसेज आएंगे, तो इसके हवाले से कोई प्लानिंग की गई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, ना सिर्फ 1122 वाले ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बल्कि हमारा जो इमरजेंसी कॉल सेंटर है 15, वहाँ पे भी हमें हज़ारों और लाखों की तादाद में इस तरह की कॉल्स रिसीव होती हैं, और जिससे ना सिर्फ हमारा टाइम ज़ाया होता है, बल्कि जो कोई एक मुस्तहिक हमें अप्रोच करना चाह रहा होता है उसकी भी जो कंप्लेंट हैंडलिंग में मुश्किल हो जाती है। तो इसके बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो हम शहरियों से अपील करेंगे और तवक्को रखेंगे कि सहूलत जो घर बैठे उनको पुलिस से जोड़ देगी, ना किसी खिदमत मरकज, ना पुलिस स्टेशन, ना पुलिस दफ्तर में जाना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। और दूसरा, इसके लिए हम क्योंकि आपका तारुफ चाहेंगे, इस सहूलत को यूज़ करने के लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड पंच करना पड़ेगा। तो अगर एक शख्स बार बार इस सहूलत को मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर जो मुतल्लिका कानून है उसके तहत कार्रवाई भी मुमकिन होगी।
अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी है ना वकास साहब के सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, और पंजाब पुलिस में ऐसा कदम उठाया गया तो हम कराची सिंध में बैठे हुए हैं और हमें लग रहा है अल्लाह यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन जिस तरीके से FIR भी दर्ज कराई जा सकती है, आपने अभी फरमाया घरेलू मुलाजमीन की जो है वो उनकी IDs जो है शेयर करके उसकी रजिस्ट्री, अब जरा उस पर भी आ जाए कि असली और जाली शिकायत का कैसे जो है वो अंदाजा लगाया जाएगा, उस पर चेक इन बैलेंस किस तरह होगा वकास साहब? बुनियादी तौर पे ये एक कंप्लेंट हब है। जो कंप्लेंट हमें रिसीव होगी वो मुतल्लका महकमा जो है पुलिस का उसको रेफर कर दी जाएगी। अगर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की है तो थाने को भेज दी जाएगी। अगर तफ्तीश के मायार से मुतालिक कोई शिकायत है तो शोबा तफ्तीश को भेज दी जाएगी। अगर ट्रैफिक की मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक पुलिस को भेज दी जाएगी। वहाँ पे इस शिकायत के ऊपर ऐसे ही अमल दरामद होगा जैसे वॉक इन कंप्लेंट पे अमल दरामद किया जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस पूरी कंप्लेंट का जो लाइफ साइकिल है उसमें हम शहरी को आगाह रखेंगे कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर इस वक्त ये अमल दरामद हो गया। अगर कंप्लेंट जायज और सच होगी तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर दी जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता कंप्लेंट गलत होगी तो ना सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर दी जाएगी बल्कि मुतल्लिका शहरी को भी आगाह कर दिया जाएगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर आपकी कंप्लेंट को मजीद प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसमें एक और अच्छी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये है कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो एक स्टेप हायर, फॉर एग्जांपल अगर कंप्लेंट थाने से मुतालिक है और थाना ये जो है अपनी कार्रवाई के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस कंप्लेंट के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं है, तो वो अपने सुपरवाइजर यानी SDPO को ये अपनी रिपोर्ट भेजेगा और कंप्लेंट वहां से फाइल होगी, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि उनकी कंप्लेंट जो है पूरे गौर ख्वास के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की। सर नो डाउट ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। सिर्फ इस सिस्टम को सिर्फ ऑपरेट करने के लिए जाहिर बात है आप लोग ने जो नंबर शो कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा स्टाफ भी जाहिर है उनको आप लोगों ने एंगेज किया होगा। एक तो उन स्टाफ की तादाद क्या है, सेकेंडली सर जब इस व्हाट्सएप पर कोई कांटेक्ट करेगा तो क्या उसका कोई खास फॉर्मेट है जिसके जरिए वो आपको कांटेक्ट करेगा, या अपनी इंफॉर्मेशन किसी खास प्रोसीजर में उसको एंटर करनी पड़ेगी? और इसमें जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का वो कितना होगा? मतलब क्योंकि जाहिर है व्हाट्सएप पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं वो किसी इमरजेंसी सूरत में कर रहे होंगे, तो क्या वो रिस्पांस टाइम 24 आवर्स के अंदर अंदर तक है? सबसे पहली चीज जो सबसे आखिर में आपने पूछी उसकी मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि ये हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड व्हाट्सएप दोनों सर्विसेज जो हैं वो रूटीन की उन सहूलियात के लिए हैं जिसके लिए पहले शहरियों को पुलिस स्टेशन या पुलिस दफातर जाना पड़ता था। जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए अभी भी हमारी कॉल 15 पर की जाती है और वहीं पे कॉल की जाए। ठीक है। सो कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ अरसे से पिछले 4-5 साल से पंजाब पुलिस ने एक कॉन्शियस पॉलिसी के तहत अपना जो सर्विस बास्केट है उसके अंदर सर्विस डिलीवरी और सर्विस क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट को शामिल किया है। इससे पहले हम बहुत सालों से लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के ऊपर जो है तवज्जो देते थे। पिछले चंद सालों से हमने एक कॉन्शियस एफर्ट की है कि हम सर्विस डिलीवरी और सर्विस क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दें, और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने हर यूनिट में स्टाफ जो है मुकर्रर किया है, मुतय्यन किया है। उसी स्टाफ को फिल वक्त हम यूज करेंगे इस सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, और आहिस्ता आहिस्ता चूंकि ये एक ऑर्गेनिक और एक इवॉल्विंग सर्विस है इसमें आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतरी लाई जाएगी, तो उसके साथ साथ ये स्टाफ भी जो है बढ़ाते चले जाएंगे। और जहां तक रिस्पांस टाइम का ताल्लुक है, हर सर्विस के लिए मुख्तलिफ रिस्पांस टाइम है। अगर आप किसी जुर्म की निशानदही करते हैं और FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं तो उसका रिस्पांस टाइम विदिन 24 आवर्स है जिसमें हमने करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तफ्तीश के मायार के बारे में जो है शिकायत करते हैं
तो हमारी इंक्वायरी और बाकी प्रोसेस मुकम्मल करके हम आपको 3 से लेकर 7 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देंगे। आप हमारे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं इस सर्विस के थ्रू, तो अर्बन सेंटर्स में हम नेक्स्ट डे डिलीवरी और रूरल एरियाज में हम 3 दिन के अंदर अंदर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फराहम करते हैं। इसी तरह अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हम आपको अगले 7 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट देंगे, जहां पे आप हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर हम सारा प्रोसेस मुकम्मल करके आपको फारिग कर देंगे। सो मुख्तलिफ सर्विसेज जो ऑनलाइन हम फराहम कर रहे हैं, हर एक के लिए डिफरेंट जो डेडलाइन या टाइम मुकर्रर किया गया है। और मुझे निहायत खुशी है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर कल तकरीबन इसी वक्त IG पंजाब जनाब फैसल शाहकार साहब ने इन दोनों सर्विसेज का इफ्तिताह किया। अब तक 24 घंटे के अंदर अंदर 70,000 से ज़ायद लोग इन सर्विसेज से इस्तेफादा कर चुके हैं। आपकी इजाजत के साथ नंबर दोहराना चाहूंगी 033178711787। स्क्रीन पर भी ये नंबर आपसे शेयर होगा। पंजाब पुलिस ने जो जनाब जबरदस्त ये एक मददगार एक काम किया है। मुझे एक सवाल में आप सवाल का मैं बस सर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जिक्र भी कर रहे थे, खासतौर पर हमने आज से ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है कोई 5-6 माह पहले की बात है, हमने एक सेगमेंट किया था जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए, यानी कि जो वॉक इन जितने भी अफराद होंगे उनकी भी रहनुमाई करने के लिए और उनके साथ जो एटीट्यूड है और वहाँ पर ज़ाहिर है एक थाने के अंदर जितने भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनकी भी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की जा रही है। सर वो कहाँ तक पहुंची है? क्या वो अभी भी जारी है? क्या उसमें मजीद पुलिस एहलकार भी शामिल हो चुके हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप था कि अब बाकायदा ताकि लोगों के दरमियान जो एक फासला है लोगों में और पुलिस एहलकारों में वो कम हो, लोग थाने में जाएं तो उनको एड्रेस सही तरीके से किया जा सके। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस अपनी पॉलिसी के मुताबिक 2 पहलुओं पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला पहलू ये है कि हमारा आम शहरी के साथ जो इंटरफेस है उसको खुशगवार बनाया जाए। इसके लिए पंजाब पुलिस ने फ्रंट डेस्क बनाए, खिदमत मरकज़ बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये 2 सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम बात करें। और दूसरा उतना ही अहम बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम पहलू ये है कि हम अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। हमारे वो लोग जो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तफ्तीश करते हैं, बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पुलिसिंग सर्विस के सिलसिले में हमारी जो एक्टिविटी होती है सारी, तो हमारा जो पुलिस ऑफिसर है उसका जो स्किल सेट है, उसका क्वालिटी है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स पब्लिक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट है और उसके ऊपर काम जारी है। उसमें आपने देखा होगा कि पंजाब के 750 के करीब थानों में जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं, जहां हमारा इंटरेक्शन होता है आम आदमी से, उसकी क्वालिटी किसी भी अच्छे मल्टीनेशनल के इंटरफेस से कम नहीं है। इसी तरह जो हमारा खिदमत मरकज़ का कॉन्सेप्ट है, और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि पिछले साल खिदमत मराकज़ में पुलिस की सर्विसेज से इस्तेफादा करने वालों की तादाद थाने जाने वालों की तादाद से ज़्यादा थी और वहाँ पे हमारी अप्रूवल रेटिंग 80% प्लस है। वहाँ पे हमारा जो अमला है उसका इखलाक, उसका कॉन्डक्ट और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक लोगों को डील करना जो है एक मिसाल बन चुका है। तो हम इन दोनों जो पहलू हैं, जबरदस्त, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वाकई में अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस में ये बेहतरियां आएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और मेरे ख्याल में जिस तरीके से आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं, स्टेप्स उठा रहे हैं, बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आई एनवी लाहौरी सीरियसली। DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस वकास नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले पाकिस्तान में हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजिब अहमद के साथ। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, मुझे लगा था कि आप उठाने लगी हैं। नहीं, इट्स ओके, कोई मसला ही नहीं है। आप करें मैं करूं, बात एक है। हम असल में जब बारिश होती है ना बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो एक्साइटमेंट ऐसी खत्म होती है, क्योंकि जो सड़कों का हाल है वो आप सब लोग जानते हैं। खैर चलने वाले हैं, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, हमने हर चीज का जिक्र कर लिया, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं शेयर करना। इससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती है और मेरे ख्याल में उनका थोड़ा सा मोराल भी हाई हो जाता है कि वो भी अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग अपने स्टार्टअप से दूर रहें। मैंने बोला जी प्लीज बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप? तंग कर रही हूँ, एक्साइटेड हुआ है जनाब। बेरोजगारी ऑब्वियसली से हालात चल रहे हैं, महंगाई चल रही है। आप बिजली के बिल्स की बात करते हैं या पाकिस्तान की महंगाई की बात करते हैं या बेरोजगारी की बात करते हैं, हर जगह से चैलेंजेस हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इकोनॉमी जो है अफेक्टेड है, जॉब्स जो है वो कम हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज तो उनके लिए हैं जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हैं या क्रिएट रहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शो जैसे शार्क टैंक है, इस तरह के प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में से चलते हैं कि एक छोटा सा आइडिया हो तो बड़े बड़े जो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि एक आइडिया से आप उसको जो है और ना सेकेंडली जो प्रोफेशनल्स है ना, जी, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो पे स्केल है वो इतना नहीं है कि वो अपना उसमें गुजारा करें। जितना आप खर्चा अपनी पढ़ाई पर करके आ रहे होते हैं मार्केट में, उसके बाद आपको सैलरी उसके मुताबिक नहीं मिल रही होती। इस वजह से लोग मजबूर होते हैं कि वो अपने बिजनेस की तरफ जाएं। ऑल्सो द लाइफस्टाइल, जब आप एक अच्छी जॉब करते हैं तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल करते हैं, क्योंकि जाहिर है देखिए आप जब काम कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं। ये तो नहीं कि आप काम कर रहे हैं और आप अपने आप को बिल्कुल थके हारे हालत में रखेंगे, नहीं, आपकी जो इनकम है ना, जो आपका इनफ्लो है, उस हिसाब से आपका जो है लाइफस्टाइल भी जो है डेवलप। और हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में अगर आपको बताएं तो 10 साल तक बैरून मुल्क कंपनीज में उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान से उन्होंने IT ग्रेजुएशन की हुई है और पाकिस्तान जब वो वापस लौटे तो उनका मूड नहीं बना, या कहें कि जो अपॉर्चुनिटीज थी वो तो थी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस पे स्केल पे वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उन्होंने बेहतर ये समझा कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी है, पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है। और आसान भी नहीं होता जब आप तरक्की करके कहीं टाइम लगा के एक अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएं, उसके बाद वहां से कोई भी फॉर वट एवर XYZ रीजंस आप अपने मुल्क वापस आते हैं। कभी आप माँ बाप के लिए आते हैं, कभी वहां पर जॉब्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपको लगता है मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है तो मैं उनके अंडर कैसे काम करूं जो मुझसे कम एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उनके साथ उनके जूनियर कैसे बन जाऊं। और ये इसमें समझने में कोई बुरी बात नहीं है कि अगर इंसान अपने लिए अच्छा सोचे, और इंसान को अपने लिए अच्छा सोचने की पूरा पूरा हक है। इसलिए आज इनकी कहानी जानते हैं हम, और आज हमारे साथ मौजूद है इनकी पूरी फैमिली, जाहिद साहब की उनकी अहलिया और उनकी बेटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। खैरियत से, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके हाथ में क्या हुआ? ये भाभी ने किया? वैसे पूछ रही हूँ, जनरल नॉलेज। ये एक पुरानी चोट थी, अभी थोड़ा सा इस पे पेन था, अभी काम वाम के दौरान ना, तो थोड़ा सा बढ़ गया पेन। तो हाँ, वो डॉक्टर ये कह लेंगे कि आप इसका थोड़ा सा मतलब ख्याल रखें, एहतियात करें, नहीं करेंगे तो मैं फिर मजबूरन प्लास्टर करूंगा। वो मैंने किया नहीं तो फिर उन्होंने प्लास्टर नहीं गेट वेल सून, ख्याल करें। और ऐसा मसला नहीं है, भाभी है, घर की बात है, उसमें क्या। तो जाहिद भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और जैसा शाहजिब ने बताया कि ऑब्वियसली आपने जो है वो 10 साल तक काम किया बाहर, और आप इराक में भी थे, और वापस आने के बाद क्या कहानी है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे लोगों से? तकरीबन IT का बैकग्राउंड है, 10 साल यहाँ से बाहर काम किया, इराक में था मैं। यहाँ पर मतलब जब थे तो PTCL में था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस वक्त इराक जाना भी एक मतलब क्वेश्चन मार्क था लोगों पे, कि मेरे कोलीग ने मुझसे कहा कि लोग वहाँ से आ रहे हैं, तुम वहाँ जा रहे हो, कि यार सब सही है हालात, वहाँ पे भी सही है हालात, ऐसे कोई बुरे नहीं है। जब शुरू में गए थे तो थोड़े से ख़राब थे, बट 1-2 साल के बाद सेट हो गए थे वहाँ पे। हाँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 10 साल वहाँ पे काम किया। अभी दिसंबर में आया था मैं वापस। मैं बेसिकली मैं छुट्टियों पे आया था अपनी। मैं हाँ, मैंने जॉब ना ख़त्म की थी। हाँ, मैं छुट्टियों पे आया था, बट वो थोड़े से वीज़ा का इशू चल रहा था हमारा ना, पिछले कोविड के बाद से। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो कुछ ये कह लें, असल में मैं IT के साथ साथ ना HR भी देख रहा था, HR इश्यूज भी देख रहा था, तो एक तरह से उसी का निशाना बना हूँ मैं वहाँ। जो काम देख रहे थे उसी का निशाना बना। उसका रीजन ये था कि पिछले 1-2 सालों में ना, पिछले 1-2 सालों में हुआ ये था कि कोविड के बाद से जितना भी हाई लेवल स्टाफ था ना, उनके वीजा इशुएंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, बिकॉज ऑफ द सैलरीज? बिकॉज ऑफ द सैलरीज, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पे देखा कि काफी लोग बाहर थे, फिर भी हमारा काम चलता रहा, ये रहा। तो वापस आके आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने वापस नहीं जाना?
हाँ नहीं वापस आएंगे, मैंने ये फैसला नहीं किया। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिक फैसला हो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं वापस जा रहा था, मुझे जनवरी में वापस जाना था, तो मेरे पास वहां से कॉल आई कि यार अभी थोड़ा सा वेट कर लें, आपके वीजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये बड़ा होता है ना वेट करने वाला HR। आप कह रहे मैं HR में काम करता हूँ, मुझे बड़ी जगहों पे ऐसे वेट किया, फिर हम वेट ही करते रह गए। जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर अब थोड़ा सा रुकी जाए, हम देखते हैं कि जैसे वीजा इशू होता है हम आपको बुला लेंगे वापस। अच्छा। मैंने कहा जो पिछले 2 सालों में लोगों के साथ आ रहा था, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था, अब मैं उसी का निशाना बन रहा हूँ। राइट। तो उसके बाद फिर आपने फैसला किया कि आप पाकिस्तान में स्टे करें और पाकिस्तान में ही कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। पहले तो जॉब की कोशिश की, पहले तो जॉब की कोशिश की मैंने ना, कि मुझे जॉब मिल जाए यहाँ पे। कैसा रहा मरहला जॉब्स का? 2-2.5 महीने जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। 2-2.5 महीने ऐसे ही रहे, CV देते रहे, वो कहेंगे जी आ जाएं, इनिशियल स्टेज पे आ जाएं, 30,000 से आ जाएं, 40 से आ जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ की मार्केट अभी ऐसा ही है, अभी हालात भी ऐसे हैं। मैंने कहा ये तो नहीं, पर्ची भी नहीं थी आपके पास? पर्ची भी नहीं थी मेरे पास। फिर क्या हुआ, कैसे लगा? जिस तरह मैंने आपकी बात को दोहराया कि आसान नहीं था, कि जिसका एक्सपीरियंस मुझसे कम है मैं उसके अंडर कैसे काम करूं, ये सूरत हाल भी बिल्कुल ये प्रॉब्लम आती है ना। वो मतलब 10 साल गुजर चुके थे वहां पर, ठीक है ना, 10 साल काम किया इस तरह से, और मतलब एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेता है आदमी, ठीक है ना, जब एक अच्छी इनकम होती है उसकी, तो उसके बाद फिर नीचे पे जॉब करना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब ऑडियंस के लिए बन गई है बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी कि फिर आपने किया क्या? हम जो फुटेज दिखा रहे हैं ना, उसमें हमें एक बड़ा अच्छा एक आउटलेट नजर आ रहा है, तो उसके बाद जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो कैसे हुआ? हाँ, ये इरादा था मेरा ना कि मैं वहां रहते हुए कोई छोटा सा ऐसे सेटअप कर लूं अपना ना, था ये पिछले साल से मेरा इरादा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम नहीं कर सका। प्लान बी। अब जब सर पे आ गया बिल्कुल यहाँ पे, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इसी को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बिल्कुल जीरो से ही शुरू किया था, समझ लिया एक बहुत छोटा सा सेटअप, एक कैटरिंग बेसिकली सेटअप। जी हाँ, बेसिकली एक शॉप ली थी यहाँ पर अप्रैल में, ठीक है ना, क्योंकि आजकल रेंट वगैरह भी इतने, वो भी मैं इतना ज्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था फर्स्ट वीक ऑफ रमजान। अच्छा। तो वहां से लेके चला हूँ फिर। तो इसमें कोई रेसिपी थी, और भाभी को आपकी रेसिपी थी, या ये कैसे शुरू हुआ, जरा बताएं आप कहाँ से शुरू? असल में था इसका रीजन ये कि खाने पीने का शौक भी था और बनाने का भी शौक था, ठीक है ना। वहाँ इराक में मैं तजुर्बे करता रहता था ये सारे, काफी सारी चीजों पे, ठीक है। तो मतलब रेसिपी वगैरह अपनी थी बिरयानी की, इनसे मैंने डिस्कस किया, ये कह लेंगे ठीक है करते हैं शुरू, फिर तो बस उसी रेसिपी को आगे लेकर चले बिरयानी की, और आज अल्लाह का शुक्र है। तो बिरयानी आप लोगों ने जो है वो मेन जो हमारा कोर्स है ना वो बिरयानी। अच्छा, ओके। और इट्स लाइक चिकन, मटन, बीफ? चिकन में, अभी चिकन में है। और इज इट लाइक मसाले वाली या नहीं? मसाले वाली है, मसाले वाली है। पुलाव भी रखा, सारी चीजें चला रहा हूँ मैं, सारी चीजें ऑन एंड ऑफ सारी चीजें। वीक से आपने सब स्टार्ट कर लिया था? पहला कस्टमर याद है? पहला कस्टमर जी अभी भी याद है, पहला कस्टमर वो एरिया में ही होते हैं वहीं पे। कैसा लगा? अच्छा लगा था जब वो फर्स्ट टाइम आए थे। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब मतलब ओपनिंग हुई है, उसके 10 मिनट तक मैं शॉप पे था ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी काम में फंसा मैं था, वो लेने के लिए गया हुआ था, ये लोग थे और बाकी भाई था मेरा, तो उन लोगों ने मिलकर ओपनिंग की थी, मैं खुद नहीं पहुंच सका था उस टाइम पे, ओपनिंग के टाइम पे। बिल्कुल। भाभी आप साथ साथ रही, और एक औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है अपने शौहर के साथ, चाहे जैसे भी हालात हों उनमें उसका साथ निभाना। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी कोटेशंस लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे भी, कि ऑब्वियसली औरत का किरदार कब पता चलता है, जब वो अपने शौहर का साथ निभाती है चाहे जैसे भी हालात हों, और मर्द के किरदार का तब पता चलता है जब उसके पास सब कुछ हो। तो वो कैसा ये सिचुएशन जब गुजरी, या इन्होंने जब आपसे भाई ने आपसे शेयर किया कि मुझे इस तरह का कुछ करना है, आपका क्या फीडबैक था? आप क्या शो आप फोर्स किया आपने कि नहीं आप जॉब कर रहे हैं, आप क्या है बिजनेस क्यों करेंगे, कभी किया नहीं? हाँ, ये मैंने इनसे बोला था कि आपने कभी बिजनेस किया नहीं है, आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हाँ, मैं हूँ फिर साथ, तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं साथ हूँ इनके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको जब ये माशाल्लाह इसका रिस्पांस आना शुरू हुआ? मैं भाई से ही पूछूंगी, लेकिन जब रिस्पांस अपने बिजनेस की ना खुशी और होती है, जब उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा हो ना, उसका मजा ही और होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो था, रमजान थे थोड़ा फिर भी बेहतर हुआ, बाद में बहुत स्लो हो गया था। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, तो ईमान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आप भी तो बताएं हमें कि आपको कैसा लगा? बिरयानी मजे की लगती है? जी, मजे की लगती है। पसंद है? सारी ये तो नहीं खा जाती हैं? क्योंकि मैं खा लेती, मेरे अब्बा ये कह रहे थे मैं खा जाती सारी बिरयानी। क्रेजी बिरयानी फैन। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त निकाला, इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अल्लाह ताला रिस्क में
इजाफा फरमाए, तरक्की अता फरमाए और आपका नाम जो है वो दूर दूर तक जो है वो लोग जाने भी और रिस्क के हलाल में बरकत हो। थैंक यू। और हम भी जरूर ट्राई करेंगे हाँ, साथ है। आज मैं ये बड़ा जरूरी है, हम हर जगह की बिरयानी ट्राई करते हैं सीरियसली, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई। जाहिद साहब उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे और हम उम्मीद करते हैं आगे उनको इस तरह कामयाबियां मिलते रहे, उनका बिजनेस ऐसी आगे बढ़ता रहे। हमें आगे बढ़ना है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। अब हम कुछ बात करेंगे डाटा रिकवरी पर, क्योंकि ये बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है, मोबाइल के मेमोरी कार्ड टूट जाते हैं, यूएसबी खराब हो जाती हैं, लैपटॉप पानी में गिर जाते हैं। ये सब मसाइल के बाद अपना डाटा रिकवर कैसे किया जाए, ये बहुत आम सवाल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है। माया, बिल्कुल है। क्या है डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल है? डॉक्टर साहब, क्या मेरा क्या कोई उम्मीद है? डॉक्टर साहब, क्या मेरा लैपटॉप बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा, और इसके लिए हमारे पास एक डॉक्टर ही हैं जो कि डाटा रिकवर करने के डॉक्टर हैं, और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि हर किस्म का डाटा रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बचपन की तस्वीर है शाहरुख? डॉक्टर साहब मैं नहीं, डॉक्टर साहब वो हैं जो हमारे गेस्ट हैं। डॉक्टर साहब, क्या शाहरुख भाई की शादी की तस्वीरें बच जाएंगी? लेकिन खैर, ये हमारी सबकी बात, हर घर में ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर हमारे मुख्तलिफ जो डाटा है, हम परेशान हो रहे होते, क्या करें, लॉस्ट हो जाता है और उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही होती इसको रिकवर किस तरीके से करना है। तो ये रिकवर पॉसिबल है। दुनिया डिजिटल हो रही है, डाटा हमारा सारा ऑनलाइन होता जा रहा है, डिजिटल। अच्छा, अगर क्लाउड पे डाटा तो फिर तो सेव रहता है, लेकिन अगर हम यूएसबी में मेमोरी कार्ड में रख रहे हैं, जब वहां से आती है ना आपकी मेमोरी वहां पे खत्म हो रही है, आप प्लीज मजीद खरीदें, तो वहां पे और भी धचके लगने शुरू हो जाते हैं, कभी वायरस आ जाता है, वायरस आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, और जब डेटा लॉस हो जाता है तो हम भी लॉस्ट ही हो जाते हैं कि अल्लाह करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे। तो जी ये डॉक्टर नहीं है, ये डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं, और फरहान इकबाल इनका नाम है, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने तारुफ सही कराया मैंने आपका फरहान। या बिल्कुल तारुफ सही कराया, बिल्कुल। आप डेटा रिकवरी के डॉक्टर हैं? यस। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक बात है कि डाटा रिकवरी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है, हर बंदा कह रहा है जी हम डाटा रिकवरी कर लेते हैं। क्या ये वाकई सही है, या डाटा रिकवरी का एक प्रॉपर तरीका है वो उस तरह करना चाहिए? मैं आपको इसमें थोड़ी सी बेसिक्स समझा देता हूँ, आज हमें आप पढ़ाएं सही तरीके। ये ले पेन पेपर भी ले ले। नहीं, ठीक है। इसमें होता ये है एक्चुअली कि आपके पास एक तो पेड टूल्स होते हैं, एक होता है नॉन पेड टूल्स। ठीक है, आप इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाटा रिकवरी का उठा के अगर आप उस पर डाउनलोड करके और जब इंस्टॉल करते हैं और रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाता। जो कि पेड टूल्स होते हैं एक्चुअली, वो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में रिकवर करके देता है। ठीक हो तो गया। इसका एक बेसिकली जो है वो एक प्रॉपर टूल है। ऐसा नहीं है कि हर कोई डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, हर कोई बोल दे कि नहीं मैं डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ठीक है, खबरदार। यू हैव टू बाय टूल्स एंड यू हैव टू टेक ट्रेनिंग्स फॉर इट, देन प्रॉपरली एजुकेटेड। बिल्कुल, यू हैव टू डायग्नोज द इश्यूज ऑफ हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स एंड यूएसबी एक्सेट्रा। अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट फरहान इकबाल साहब, मुझे आपसे एक बहुत संजीदा सवाल करना है, और वो ये है कि जैसे शाहज़ेब ने कहा कि डेटा रिकवर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब मैं आती हूँ खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। खवातीन अपना डेटा रिकवर कराते हुए भी बहुत घबराती हैं। एग्जैक्टली। अपना ट्रस्ट लेवल की वजह से वो डर जाती हैं। दूसरा, उनको जो है अपनी जाहिर है बहुत प्राइवेट तस्वीरें होती हैं, इंसान अपने टी शर्ट्स में घूम रहा है, अपने घर वालों के साथ बैठा, फिर और बहुत सारा डेटा होता है जो प्राइवेट होता है, तो वो बहुत डरती हैं कि ट्रस्ट कैसे करें। और अक्सर औकात आपने देखा है हमारे इसी माशरे में जो सो कॉल्ड डेटा रिकवर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनके डेटा रिकवर करके फिर वो एक्सपर्टीज कहीं और दिखाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, तो उस सूरत में एक खातून कैसे ट्रस्ट लेवल या किसको देखकर अपना ट्रस्ट जो है वो बना सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर गिविंग, उसका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? और डिपेंड्स ऑन ये कह लें कि आप उनका पेज देखें, रिव्यूज देखें, ठीक है ना, लोगों के ट्रस्ट कमेंट्स देखें, ये डिपेंड करता है कि भागेगा तो कहाँ भागेगा। ऑब्वियसली कहाँ भागेगा। सोशल मीडिया पे अगर उसका एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा इमेज है, तो वो इमेज जो है वो उसका
और उसकी प्रॉपर जो है ना वो ये कह लें कि पर्सन की जो है वो रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, आईटी से रिलेटेड लोग उसको जानते हों। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। मतलब हर आप जो गली में जाकर बैठे होते हैं डाटा रिकवर्स, उनके पास जाके ही ना कहीं हमारा डाटा रिकवर कर दें, क्योंकि वो डाटा रिकवरी के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं। एक सवाल बस इसका जवाब दे दीजिएगा फरहान, इसी से रिलेटेड है कि क्या कोई साइन है कि बंदा आपको लगे कि जेन्युइन है, he's an educated स्पेशलिस्ट या एक जाली स्पेशलिस्ट, कोई एक साइन दे सकते हैं खवातीन के लिए? बस क्या या कोई हमें टेक्निकल सवाल बता दें, हम पूछे तो वो घबरा जाए, वो पूछे सवाल। एग्जैक्टली, थैंक यू। एग्जैक्टली, उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी कोई भी रिकवरी के लिए जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, आइदर वो आपकी हार्ड ड्राइव है या अगर कुछ भी है, ठीक है, उसकी डायग्नोज अगर वो प्रॉपर कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपको आएं बाएं शाएं नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल वो टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात कर रहा है, दैट्स द मेन रियलिटी बिहाइंड इट। ठीक है, अगर वो टेक्निकल टर्म्स में बात करता है, वो कहता है नहीं हार्ड ड्राइव का जो है ना वो इसका तो हेड का प्रॉब्लम है या इसका जो है वो प्लेटर का इशू है, दीज आर द टर्म्स एक्चुअली। सो ये पता होना जरूरी है। मीडिया बैठ गया इज नॉट अ थिंग, ठीक है, इज नॉट अ टेक्निकल टर्म। वो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई इसका तो मीडिया बैठ गया है। मीडिया व्हेन यू गूगल इट के हार्ड ड्राइव्स की पूरी स्ट्रक्चर अगर आप गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर मीडिया नाम की कोई चीज होती नहीं। ठीक है, प्लेटर, हेड एंड देन द डिफरेंट थिंग्स, पीसीबी सर्किट, ये चीजें इसमें मौजूद होती हैं। ये मार्केट टर्म बनाई हुई मार्केट। अच्छा, ये तो हो गई बातें सारी मार्केट की कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका। अब मुझे ये बताएं कि अब अगर किसी ने अपनी उसके यूएसबी है, उसका कोई वो माइक्रो एसडी कार्ड जो आते हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, या उसका इवन लैपटॉप है, वो पानी में गिर गया, खराब हो गया, वायरस आ गया, फाइल करप्ट हो गई, ये सब कुछ हो गया, वो डाटा रिकवर कब तक पॉसिबल है? जैसे अक्सर होता है ना 10 साल पुरानी कोई चीज पड़ी होती है, क्या उसका डाटा भी रिकवर हो सकता है? देखें, रिकवर हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें टर्म्स हैं आपके पास। टर्म्स क्या हैं? टर्म्स ये हैं कि आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है, आइदर वो बर्न हो गई है या आपकी डैमेज हो गई है। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो हार्ड ड्राइव में हो। हार्ड ड्राइव में भी फिजिकल डैमेज ना हो, लेकिन फिजिकल डैमेज ना हो। फिजिकल डैमेज, एग्जैक्टली, बट फिजिकल डैमेज ऑन द हार्ड ड्राइव कैन बी रिकवर्ड बट नॉट ऑन मेमोरी कार्ड्स और यूएसबी। ठीक है, क्योंकि उसका मीडिया स्टोरेज बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हार्ड ड्राइव में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। ये एक सिनेरियो है। बाकी 10 साल भी अगर आप एक हार्ड ड्राइव को अगर दराज के अंदर रखते हैं, मेरे पास रखी हुई है, मैं चाहती हूँ उसमें देखूं कभी क्या है, या बट यू कैन रिकवर इट, नो प्रॉब्लम। या अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि कोई वायरस आ जाए ना, कोई वायरस आ जाए या कोई फाइल करप्ट हो जाए, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक आदमी को जिसका सबसे पहले तो आपका इंटरनेट बंद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे मजीद जो है वो आपको इफेक्ट होगा। तो आप पहले इंटरनेट बंद करें, उसके बाद फिर डाटा अपना पहले सॉर्ट आउट करें कि कहाँ तक वायरस पहुंचा है। ठीक है, या किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन के पास जाएं। अच्छा, वो आपको मजीद गाइडलाइन करेगा। दैट्स द थिंग। अच्छा, मोबाइल के जो एप्स होते हैं, गेम्स होते हैं, डिफरेंट हम लोग, हमारी अम्मियाँ बहनें भाभियाँ सब खेल रहे होते हैं यूं करके ना, तो उसमें बीच बीच में अजीब अजीब से एड्स आ रहे होते हैं। क्या वो कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं किसी के भी सिस्टम में वायरस जो है वो आने के लिए? देखिए, एड्स जो हैं वो मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, हमारे जो एड्स हैं, हम उस पर अगर जब टैप करते हैं ऑब्वियसली तो वो मज़ीद आगे बढ़ेगा ना, बज़ाहिर रिस्क है। अगर हम उसको क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ लोगों को कि थर्ड पार्टी ऐप से जो है वो आप ना इंस्टॉल करें तो बेहतर है। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझ रहा हूँ उस वक्त चीजें, फरहान के एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल किसी वेबसाइट पे आप जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो एक्सेप्ट कुकीज की ऑप्शन आ रही होती है। अच्छा, हम सोचे समझे बगैर, चाहे हमें कुकीज, हम समझते हैं ये वाले कुकीज है, हम सोचे समझे बगैर कुकीज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या डिक्लाइन कर देते हैं, हमें कुछ उसके बारे में पता नहीं होता। ये कुकीज बेसिकली क्या है? क्योंकि हमारा पर्सनल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लोकेशंस, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा तमाम डाटा इंपॉर्टेंट है। हम क्या एक्सेप्ट कुकीज करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके हवाले कर देते हैं? वो ऑब्वियसली आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं। ठीक है, और वो एक सेशन एक जनरेट हो जाता है। वो सेशन अगर आपका कहीं लीक हो गया, दैट मीन्स योर प्राइवेट सेशन हैज बीन लीक। सिंपल सी बात।
ठीक है। तो ये एक अपना किसी को भी लैपटॉप देते हुए या फिर कोई भी चीज देते हुए ख्याल करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वेबसाइट्स पाबंद करती हैं, एक्सेप्ट कुकीज को आप विजिट ही नहीं कर सकते वेबसाइट, तो हम क्या करें फिर? एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्स या थर्ड पार्टी, वही कह रहा हूँ, वेबसाइट्स की तरफ ना जाएं जो कि आप जानते हैं कि वो ऑथेंटिकेट नहीं है। वो तो नहीं जाते, जैसे आपके ऐड के बीच में आ गया। लेकिन अगर आप फेसबुक खोलते हैं या इधर गूगल खोलते हैं, वो कहता है कि एक्सेप्ट करें कुकीज को। वो जब कहता है जब आप VPN की सर्विसेज यूज करते हैं या कुछ इस तरह जो वो होता है एक्सेप्ट कुकीज, ताकि हम न्यूज पढ़ सके, बहुत सारी वो चीजें। तो जी ये बड़े काम के डॉक्टर हैं, बड़े काम के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी टिप्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फरहान इकबाल, आप हमारे शो में आए और हम आपको तंग करते रहेंगे आगे भी, बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। थैंक यू फरहान इकबाल डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हमारे शो में मौजूद थे और मेरे ख्याल में इनकी बातों से आप लोग भी बड़ा फायदा पहुंचा होगा, क्योंकि ये हमारे रोज के मसाइल हैं। घरों में हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा ये मसाइल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक भी लेनी है एक छोटी सी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे माया खान की जानिब से भी, मेरी जानिब से भी। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खातून से। हमारी खवातीन किसी से कम नहीं है, ये हमें रोज़ पता लगता है, इसलिए कि हमारी खवातीन बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम तो खैर रोशन हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारी खवातीन को उनको देख के भी बड़ी हिम्मत मिलती है। माया बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तानी खवातीन जहाँ कभी चोटियां सर कर रही हैं और कभी कहीं और जो है वो लैंडमार्क्स जो है वो बना रही हैं और नए नए जो है वो रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। आई थिंक हाल ही में अगर हम बात करें तो आज हम मुलाकात करवा रहे हैं नायला कियानी। बिल्कुल, अब एक ऐसी पाकिस्तानी खातून जिन्हें 8000 मीटर से जायद की 3 चोटियां सर कर चुकी हैं, वो हाल ही में उन्होंने K2 को सर किया है। नायला इसके अलावा बॉक्सिंग में भी अपना नाम बना चुकी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नायला आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। नायला माशाल्लाह, आप K2 की जब बात कर रहे हैं तो K2 भी आप सर कर चुकी हैं, इतनी कामयाबियां आप समेट रही हैं। थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, कब आपने बाकायदा आगाज किया था माउंटेनियरिंग का? मेरी एक्चुअली ये स्टोरी बहुत अनयूजुअल है। मैंने सिर्फ 4 साल पहले ट्रैकिंग से स्टार्ट किया था ये एडवेंचर जर्नी, और ट्रैकिंग में मुझे शौक हुआ था कि माउंटेनियरिंग ट्राई करूं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंबर्स से मिली थी और मैं चाह रही थी कि क्लाइंबर्स की वो प्रोसेस देखूं कि उनकी बॉडी माइंड किस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए मैंने 8000 की पीक चूज की थी, और मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सबमिट कर पाऊंगी या नहीं। तो लास्ट ईयर मैंने सबमिट किया था। उसके बाद मुझे इनकरेज किया गया कि मैं K2 ट्राई करूं, और K2 पे भी मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊंगी। किसने इंकरेज किया? आपकी इंकरेजमेंट के पीछे कौन है, जरा इसके बारे में बताएं हमें। मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे उस्ताद थे अली रजा सतपारा, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी मेरे एक्सपीडिशन से पहले ही। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, इनकरेज किया था। हस्बैंड ने इनकरेज नहीं किया, हस्बैंड डर रहे थे कि खतरनाक पहाड़ है, तो उनको मनाने में मुझे 9 महीने लगे थे। जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे हम क्योंकि अभी लास्ट वीक की बात है, समीना बेग से भी बात हो रही थी, जिस तरीके से वो भी गई थी, ये वाकई बहुत बड़ा काम है कि देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वाकई किसी पहाड़ी को सर करना कोई आसान काम नहीं है। कितने चैलेंजेस आए आपको, कितनी मुश्किलात आई जब आप बाकायदा आपने समिट का आगाज किया? बहुत ज्यादा मुश्किल था एक्चुअली, बॉटम से लेके टॉप तक ये बहुत ज्यादा स्टीप है। इतना स्टीप कि हमें कैंप जहाँ पे टेंट लगाते थे वो भी स्ट्रेट जगह मिलती नहीं थी, तो वो फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था प्रोसेस। और इसके अलावा रॉक फॉल K2 पे बहुत ज्यादा है, तो वो कॉन्स्टेंटली रॉक्स गिरते थे, तो हमें अपने आप को नीचे देखना पड़ता था, पाँव कहाँ रखे, ऊपर देखना पड़ता था, रॉक हमें हिट नहीं करे तो डॉच करना पड़ता था। लोग बहुत ज्यादा थे, क्यू बहुत ज्यादा थी, तो डेथ जोन जो कि 8000 मीटर से ऊपर होता है, वहाँ पे हमें ब्लू आइस में बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा था। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। ये K2 पे थे, और जो दूसरा पहाड़ G1 था उस पर रस्सी ही नहीं थी,
तो रस्सी के बगैर हमें टेक्निकल क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा ही है। नाइला, आप माशाल्लाह 2 बच्चों की आप अम्मा भी हैं माशाल्लाह से, और उसके बावजूद आपने हिम्मत की, और इस तरह आपने कहा कितना ख़तरनाक था और बहुत जगह सर्दी भी थी। क्या वो मोटिवेशन बनी या बच्चियों की वजह से आप कभी कमज़ोर पड़ी? ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो डेफिनेटली स्ट्रेंथ थी, मोटिवेशन थी, बिकॉज जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली। पिछले साल पहाड़ पे मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे डर लगा था K2 पे भी और G1 पे भी। और जब भी डर लगता था तो मुझे, जब आप बेसिकली डरते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, तो आप गलतियां करते हैं ज़्यादा। तो पहाड़ों पे पहली गलती आखिरी गलती होती है। तो मैं अपनी बच्चियों को याद करके अपनी हिम्मत बढ़ाती थी कि गलती का कोई चांस नहीं है मेरे पास, मैंने वापस जाना है उनके पास। तो एक भी गलती छोटी सी भी नहीं करनी, चाहे जितनी भी पावर बिल्कुल खत्म हो गई है, मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके उनको स्ट्रेंथ बना के ऊपर गई थी। बिल्कुल सही बात है वाकई में। तो फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के साथ साथ ये जो हम बॉक्सिंग के बारे में सुन रहे हैं, ये माशाल्लाह आप मेरे ख्याल में हर फील्ड में आप कदम जमाए हुए हैं आपने। ये इसके साथ साथ माउंटेनियरिंग के साथ साथ आप बॉक्सिंग भी करती हैं? बॉक्सिंग बहुत साल से, 12 साल पहले स्टार्ट की, कंप्लीट किया उसमें। तो बॉक्सिंग से ही मुझे पता चला था कि मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर मुझे उससे बहुत हेल्प हुई थी माउंटेनियरिंग में। अच्छा नाइला, मोस्टली माउंटेनियरिंग में हम ये देखते हैं कि एक तो बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। इतने एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है, और खैर हमने माजी में बहुत सारे हादसा भी देखे, उसके बाद डर बड़ा लगता है। तो अब जब आप जाती हैं, क्या तैयारी होती है, एक तो मेंटली भी और वैसे भी? जब हम इक्विपमेंट भी देखते हैं, इसमें बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाती होंगी। तो जब आप पहली बार गई थी माउंटेनियरिंग के लिए, खासतौर पर इस एक्सट्रीम वेदर में, और फिर K2 सर करना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो कोई आपको कोई डर था, कोई ये फीलिंग्स थी कि मैं शायद पता नहीं कर पाऊं या ना कर पाऊं, या क्या, कितनी तैयारी की थी आपने खास तौर पर इस पे? उससे एक्सपेडिशन से पहले बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। K2 पे हमने अच्छा वेदर चूज किया था, उस विंडो में गए थे। तो K2 में 5 दिन का बिल्कुल बहुत क्लियर वेदर था। तो अगर आप मेरी पिक्चर्स देखें टॉप की, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं K2 के टॉप पे हूँ। लेकिन G1 पे एक दफा हमें खराब वेदर में जाना, मतलब हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि खराब वेदर में जहाँ एवलांच का डेंजर हो, लेकिन कभी कभी वो वेदर फोरकास्ट सही नहीं आती है। तो वो एक पॉइंट था G1 दशब्रम 1 माउंटेन पे, जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हवा 80-85 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। मतलब अगर हम रस्सी को जोर से नहीं पकड़ते तो हमें उड़ा के लेके जा सकती थी। तो उसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा वो वाला मेरा टफेस्ट डे था। K2 पे नहीं था, G1 माउंटेन पे था। लेकिन अगेन वही बस बच्चों को याद करके कि बस आराम से जाना है, जितना भी मुश्किल हो। क्योंकि उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऊपर भी नहीं जा सकती थी, नीचे भी नहीं जा सकती थी। मतलब इतनी हिम्मत भी, पावर खत्म हो गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बस बच्चों को याद करके ऊपर जाना पड़ा था। तो मेंटल स्ट्रेंथ उसमें आ जाती। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी लगता है खत्म है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके ऊपर जाना पड़ता है। वाओ। नाइला, नेक्स्ट क्या प्लान है? कौन से गोल्स हैं जो अब नेक्स्ट आपके जो है वो रोड मैप पे हैं? मेरा प्लान है कि पाकिस्तान की जो 5-8 हज़ार मीटर की पीक्स हैं वो करूँ। तो इंशाल्लाह मेरी 2 रह गई हैं, नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक। वो इंशाल्लाह अगले समर तक मेरा प्लान है कि उनको कंप्लीट करूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, जो आपकी 2 बेटियों का आप जिक्र कर रही हैं, मैं जरा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। उनका भी कुछ इंटरेस्ट है अभी से, कुछ क्लाइंबिंग में या कुछ इसके साथ साथ माउंटेनियरिंग के हवाले से? एक मेरी 3 साल की बेटी है, एक 1.5 साल की बेटी है। तो इट्स अ बिट अर्ली, लेकिन जो 1.5 साल वाली है ना, उसको मुझे लग रहा है कि शी विल बी स्ट्रांग। अच्छा, ठीक है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बताइएगा, अभी जो आपने जो आपने गई थी आप मुहिम जोई के लिए, उसमें आपके साथ टीम मेंबर्स कितने थे, कितने लोग थे टोटल, और आपके साथ और भी खवातीन थी? मेरी टीम में 3 लोग थे और कोई खवातीन नहीं थी मेरी टीम में। एक सरबाज खान थे
जो कि पाकिस्तान के टॉप मेल क्लाइंबर हैं, और इसके अलावा सुहेल सकीफ थे जिन्होंने मेरे साथ ही क्लाइंबिंग स्टार्ट। यस, तो हम लोग तीनों बेसिकली एज अ टीम ऊपर गए थे, और जो K2 हमने अली रजा सतपारा जो कि अगेन लेजेंडरी माउंटेनियर थे जिनकी डेथ हुई है, उनको डेडिकेट किया था। उनको डेडिकेट किया। नाइस। अपनी तरह आप खवातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी नायला, जो इस तरह से माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जो अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और खास तौर पर जैसे आप हैं, समीना बेग हैं, आप सब लोगों को देखकर मेरे ख्याल में खवातीन का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो खास कोई गाइडलाइन, क्योंकि इसकी बाकायदा ट्रेनिंग है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं है। हम इंडिविजुअली लोग सिखाते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो क्या आपने कुछ सोचा है कि वो तमाम लड़कियां या वो तमाम खवातीन जो कि माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं प्रोफेशनली, तो आप उनको कोई गाइड करें या उनको ट्रेनिंग दें? डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी, मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ था लास्ट ईयर में। 2 साल की रिसर्च करने के बाद लास्ट ईयर का एक्सपीडिशन हुआ था, तो बहुत कमी है इंफॉर्मेशन की। मैं चाहती हूँ कि अब अगर मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, तो उसको कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके जाऊँ और लड़कियों की हेल्प करूँ। तो अभी मुझे सोचना है कैसे, लेकिन अभी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ ट्राई करना चाह रही हैं वो ट्रैकिंग से स्टार्ट करें। छोटे ट्रैक जो 2 से 4-5 दिन के होते हैं वो ट्राई करें, देखें कि ये लाइफ उनके लिए है, उनको पसंद आती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए नहीं है, उनको पसंद आता है लेकिन जब वो ट्राई करते हैं तो बोलते हैं कि इट्स नॉट फॉर मी। तो वो मेरा मशवरा है कि वो पहले ट्राई करें, अगर उनको पसंद आता है तो बेसिक कोर्सेज हैं पाकिस्तान में, 2-3 छोटी स्टेप बाय स्टेप चलें जरूर, और ट्रेनिंग लेके फिर वो आप डिसाइड करें कि आगे क्या करना है, कौन सी पीक चूज करनी है। बिल्कुल, इसके लिए स्टेमिना और आपको तमाम एक्सट्रीम वेदर्स में सर्वाइव करना, ये देखने में बड़ा आसान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, कि आप प्रिपेयर हों वहां जाने के लिए, बाकायदा ट्रेनिंग के साथ जाएं। थैंक यू वेरी मच नायला, आपने में ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो आगे के प्लान्स हैं उसमें भी आप इंशाल्लाह ऐसी कामयाब हो। तो नायला से आपकी मुलाकात करवाई, और बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, एक और सेगमेंट जो अभी प्रोग्राम में शामिल करना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, और प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम ज़रूर बात करना चाहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। हम हर प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से आपको अपडेट भी करते रहे बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिर ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं PGMA की, तो वो किस तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर ज़ाहिर बात है इस वक्त हम गवर्नमेंट को भी देख रहे हैं, वो भी इकदाम उठा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पर चल रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, और कोशिश की जा रही है वहाँ पर लोग, क्योंकि एक बारिशों के नए सिलसिले से खौफ की नई लहर दौड़ गई है। और हम देख रहे हैं कराची में भी, सिंध में भी खासतौर पर बारिशों का आगाज हो गया माया आज से, और बलूचिस्तान में भी हो गया। क्योंकि अब तक की जो बारिशें थी उन्होंने जो तबाहकारियां की हैं उस पर ही अभी तक बलूचिस्तान संभल नहीं सका। तो आगे की जो पेशन गोई है उसको किस तरह फेस करेंगे, उसको उस पर कैसे लोग जो है इस तरह लोगों के घर, लोगों की जिंदगियां, उनकी जमा पूंजी, जिस तरह सब कुछ उनकी आंखों के सामने बह गया, अब किस तरीके से, अब और क्या होगा, किस तरह वो मैनेज करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे जो अगला स्पेल आने वाला है। कोयटा, कोलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी, जाफराबाद, लसबेला, इन तमाम इलाकों में तो बारिशें ऑलरेडी जारी हैं। फिर हम देख रहे हैं सैलाबी रैलों के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह पर भी जो है वो बंदिश का सामना है, वो बंद हो गई है। सिविल इंतजामिया और पाक फौज रास्ते बहाल करने में मसरूफ है, कोशिश कर रही है कि वहां तक लोगों को राशन भी पहुंचाया जाए। बहुत सारी NGOs हैं वो भी कोशिश कर रही हैं बलूचिस्तान तक पहुंचने की, इस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन अभी वहां पर क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमने राब्ता किया है तर्जुमान PGMA से, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर मसाइल में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। लोग ये कोशिश कर रहे थे वहां से मुंतकिल होने के लिए, लेकिन मुंतकिल होकर कहां जाएंगे। हमारी फराह अजीम साहब से ही बात हो रही थी, वो यही कह रही थी कि वो लोग अपने इलाके नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन खैर इस वक्त क्या सूरत हाल है, तर्जुमान PGMA असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। असगर साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, एक बार फिर बारिशों का आगाज हो गया, खासतौर पर बलूचिस्तान में। इस वक्त क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की, अपडेट क्या है सर? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि कोयटा और कुछ सराउंडिंग एरियाज हैं, लसबेला, झलमक्सी और नसीराबाद, जाफराबाद, उन एरियाज में दोबारा से जो है एक जो है अलर्ट इशू किया गया है कि यहाँ पे दोबारा से रेन एक्सपेक्टेड है।
विद इन 3 days। और उसके साथ साथ हमारी अपनी जो मशीनरीज है और रेस्क्यू टीमें हैं वो सोबतपुर, नसीराबाद और जाफराबाद के एरिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं और मोर देन जो है 3000 पीपल को उन्होंने जो है एविक्यूएट कर लिया है। और उसके साथ साथ हमारा रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है और वक्तन फवक्तन और हर दिन जो है हम मुख्तलिफ जो एरियाज़ है जहाँ से डिमांड आ रही है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, हम अपने सामान, अपनी रिलीफ आइटम जो है उनको डिस्पैच कर रहे हैं और हम सूरत हाल को भी देख रहे हैं। और इस वक्त आपको बता चलें कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है अभी कल भी हमारी 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं मुख्तलिफ एरिया से, खोजदार, कोयटा, आपके कच्ची और नसीराबाद एरिया से। तो इस वक्त जो डेथ टोल है वो तकरीबन 230 पे चला गया है। अल्लाह खैर करे। तो जिस तरह क्या पहले से सैलाब में जो घिरे इलाकों से जो तमाम अफराद थे, जिस तरह आप बता रहे हैं अभी, उनको क्या रेस्क्यू कर लिया गया जब ये नेक्स्ट पे स्पेल जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है कोने पे? जी देखें, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कंटिन्यू है आपके सोबतपुर, झलमक्सी और नसीराबाद, जाफराबाद की एरिया में। हमारी जो है 4 एम्बुलेंसेज और 40 के करीब रेस्क्यू एहलकार वहाँ पे जो है हमने भिजवा दिए जो काम कर रहे हैं और वो गुज़िश्ता हफ्ते से जो है वहीं पर मौजूद हैं और उन्होंने इस वक्त तक जो है 2000 से ज़्यादा लोगों को जो है एविक्यूएट कर लिया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आज हमने अपनी टीम को जो है जाफराबाद की तरफ मूव किया है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की रिक्वेस्ट थी कि वहाँ पे सैलाबी रेला खड़ा हुआ है तो काइंडली अपनी टीम भेजें ताकि लोगों को वहाँ पे सेफली एविक्यूएट किया जाए। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि कल हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने चेयर की थी, तो उसमें ये डायरेक्शन थी कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं लाइक स्कूल, BHUs या हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कच्चे मकानों में रह रहे होते हैं। सो ये डायरेक्शन थी कि जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करके गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करें और उनके फूड एंड नॉन फूड आइटम का भी बंदोबस्त करें। तो उसके साथ साथ हमने उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं और उनको जो है कुक फूड भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और जो नेसेसिटीज आइटम्स है रूटीन लाइफ की, इस तरफ आ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। जितनी भी इमदाद वहां पर जा रही है, जो भी कोशिश की जा रही है कि वहां पर अनकुक्ड फूड का तो कोई फायदा नहीं है, ज़ाहिर है सैलाबी सूरत हाल है, तो कुक फूड प्रोवाइड करना कितना मुश्किल है इस वक्त और किस हद तक किया जा रहा है, वहां पर इस वक्त कैपेसिटी कितनी है जो कि मुतासरीन है और उनको किस तरीके से कुक फूड जो प्रोवाइड किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन ये है कि हम अपनी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से हम जो है कल जो है हमने जो है एक हेली की सर्विस भी एक्वायर की है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो थ्रू उनके हम यहाँ से जो है कुक फूड बना के वहाँ पे भेज रहे हैं और जो सेफ साइड हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जिनमें पानी नहीं खड़ा हुआ गवर्नमेंट बिल्डिंग में, हम वहाँ पे अपनी चीज़ें पहुँचा के वहाँ पे जो है खाने को जो है ना पका के उनको कुक करके वो जो है फिर पैक कर रहे हैं मुख्तलिफ उसमें पैक्स में। उनके बाद वो जो है हम जो जहाँ पर लोग हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या जहाँ पे फंसे हुए हैं तो उनको जाके कश्तियों के जरिए मुख्तलिफ उसके सोर्सेज के जरिए हम उनको जो है वो कुक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से इवैक्यूएट भी किया जा रहा है लोगों को और जानी नुकसान अब तक बहुत ज्यादा हो चुका है। बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान PTM में असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल हमें वो बता रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरीके से बारिशों का एक और स्पेल हम देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह वहाँ पर खैरियत रखे। आमीन आमीन। पाकिस्तान की खैर आफियत हो, हम एक दूसरे की अच्छी खबरें सुने और खैर से इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। शाहज़ेब माया को कल तक लीजिए इजाज़त और रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।